कार्यक्रम को शुरुआत एक छोटा सा संस्कृत वंदना से शुरू करते हैं। कृपया आप सभी हाथ जोड़ लेंगे। बैठे बैठे जोड़ो तुम लोग, सबको बैठे बैठे जोड़ो बच्चा लोग। मैं प्रीतिका खलिया इस नाटक की परिचयकर्ता के रूप में प्रस्तुत हूँ। इस नाटक का शीर्षक है फिजूल खर्ची। इस नाटक में मुख्य किरदार है अरविंद नायक धनीलाल के रूप में, अजय साहू धनीलाल के रूप में, पवन पढ़ाई रामलाल नौकर के रूप में, फलिका कुमारी धनीलाल की पत्नी के रूप में, शैल कुमारी धनीलाल की पत्नी के रूप में, धनीलाल के बच्चे के रूप में, दीपिका और मिताली इमली के पेड़ के रूप में, फली कुमारी नौकर के रूप में। क्या बोल रहे कहानी को कौन लिखे? तो आइए शुरू करते हैं इस नाटक का पहला दृश्य। कृपया आप सभी शांतिपूर्वक इस नाटक को देखें ताकि इस नाटक का संदेश आप सभी को मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं पहला दृश्य। धनीलाल अपने परिवार के साथ बैठा है, तभी नौकर का प्रवेश। गेट की दीवार पर कोई अनजान अपने परिवार के साथ आया है। स्वयं माइक को पकड़ो बढ़िया से, नीचे तार को पकड़ो, चलो सुनो सही नहीं रोशनी बोलते हैं। आपका मित्र बता रहा है पर क्या रामलाल? मालिक कपड़े से कोई भिखारी लग रहा है, लेकिन बातों से अच्छा भला खानदानी लग रहा है। उन्हें अंदर भेजूं क्या? क्या लगता है? मालिक मनीलाल। अरे मनीलाल आया है, तुरंत भेजो उसे। नौकर चला जाता है। भाग्यवान मेरे बचपन का मित्र आया है, बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए थे। बचपन का मित्र, लेकिन आपने तो कभी जिक्र नहीं किया था। यह बहुत ही खास मित्र है। हाँ, हमने बचपन में बहुत हंसी की यादें बिताई है।
परिवार के साथ प्रवेश करता है। बांस फैलाते हुए, मनीलाल, इस गरीब धनीलाल के घर में तुम सबका स्वागत है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मित्र? सुख के दिन तो मैं तुम्हारे घर आ न सका, आज आया हूँ भी तो भिखारी बनकर। ऐसा क्यों कहते हो मित्र? सुख दुख तो नियति का खेल है, इसे अपना ही घर समझो। अपनी पत्नी को देखकर भाग्यवान भाभी एवं बच्चों को अंदर ले जाओ, जलपान कराओ। ले रही हूँ ना, आप तो केवल ही अधीर हुए जा रहे हैं। चलिए दीदी, चलो बच्चों। मनीलाल के परिवार धनीलाल की पत्नी के साथ चले जाते हैं। और बताओ मित्र, क्या हालचाल है? कैसे हुआ ये सब? क्या बताओ मित्र, तुम तो सब कुछ जानते ही होगे। तुम और मैं गांव से साथ व्यापार करने निकले थे। मैं जिस शहर व्यापार करने गया था, मैं अपना व्यापार वहाँ अच्छी खासा खड़ा कर लिया था। नौकर चाकर, गाड़ी, बंगले, मकान, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसो आराम की जिंदगी कट रही थी। न जाने किसकी नजर लग गई, मेरा व्यापार ठप पड़ गया। गाड़ी, बंगला, मकान सब नीलाम हो गए। दर भटकने को और मैं और मेरा परिवार मजबूर हो गए। रामलाल को बुलाते हैं। इन्हें हमारे मेहमान घर में ले जाओ, इंतजाम करवा दो, इन्हें कोई तकलीफ ना होने पाए। ठीक है मालिक, आइए दादा, मेरे पीछे आइए। इस तरह से पहला दृश्य समाप्त होता है और दूसरा दृश्य शुरू होता है। और इस तरह मनीलाल धनीलाल के घर पर मेहमान बनकर रहने लगता है। कुछ दिन बाद धनीलाल मनीलाल से मिलने जाता है। मित्र, अब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, कोई परेशानी तो नहीं? सामने जाओ, थोड़ा सा सामने जाओ। अब सब ठीक था मित्र, लेकिन नौकर जो सब्जी बना के देते हैं, उसमें तो ना तेल है, ना मसाले, ना खटाई। क्षमा करना मित्र, हमें एक महात्मा ने ऐसा ही भोजन करने को बोला है, इसलिए नौकर ऐसा कर रहे हैं। मेरे घर तो ठीक है मित्र, लेकिन तुम्हारी भाभी एवं बच्चों को यह खाना ना रुचता। अगर तुम्हारा आज्ञा हो तो बगीचे में तो इमली के पेड़ हैं, उनकी पत्तियां की चटनी पीसकर हम सब्जी से खा सकते हैं। हाँ जरूर, लेकिन छोटे वाले का, बड़े वाले का नहीं। निकाल ली। ठीक है मित्र, धन्यवाद। थोड़ा सा ऊपर कर, थोड़ा सा ऊपर। और इस तरह धनीलाल के अनुमति पर मनीलाल रोज इमली के पत्ते की चटनी सब्जी में डालकर खाने लगा। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उस इमली के छोटे से पेड़ की सारी पत्तियां समाप्त हो गई। इस तरह से दूसरा दृश्य भी समाप्त होता है और तीसरा दृश्य शुरू होता है। धनीलाल मनीलाल से फिर से मिलने आता है।
उस छोटे इमली पेड़ की पत्तियां अब समाप्त हो गई है। अब वही बेस्वाद सब्जी खाना पड़ेगा। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम उस बड़े इमली पेड़ की पत्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जरूर, लेकिन एक शर्त है। इस बार भी तुमने इमली के पेड़ की सारी पत्तियां समाप्त कर दी तो तुम्हें यह बेस्वाद खाना नहीं पड़ेगा। तुम्हें पुनः तेल, मसाले और खटाई से पूर्ण व्यंजन मिलेंगे। भला इतना विशाल पेड़ की पत्तियां हम कैसे समाप्त कर पाएंगे? मित्र, इसीलिए से हम पत्तियां तोड़ेंगे। नए पत्ते भी तो निकलते आएंगे ना। तुमने ठीक कहा मित्र, यह संभव ही है। हमारा व्यवसाय भी इन्हीं दो पेड़ों की तरह है। शुरू में प्रारंभिक अवस्था में इन्हें फलने फूलने का वक्त होता है और जब हम इससे ज्यादा फिजूल खर्ची कर दे तो यह समाप्त हो जाएगा। पर एक बार व्यवसाय पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा तो इसे समाप्त करना नामुमकिन है। तुम कहना क्या चाहते हो मित्र? साफ साफ कहो। मित्र, तुम व्यापार शुरू किए पर अपना व्यापार बढ़ा लिए, पर अपना फिजूल खर्च भी बढ़ा लिए। महंगी कारें, नौकर चाकर, आलीशान घर, इसलिए तुम्हारा व्यापार ठप हो गया। लेकिन मैंने अपने खर्च को सीमित करते हुए अपने से बना के बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। सीमित करते हुए अपने फिजूल खर्ची को कम कर दिया और जितना आवश्यक है उतना ही खर्च किया। इसलिए हमारा व्यापार इस बड़ी इमली के पेड़ की तरह खड़ा है। इसलिए हम सब खुशहाल हैं। धन्यवाद मित्र, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अगर मुझे पहले ये सब पता रहता तो आज मेरा दिन देखने न आते। धनीलाल के गले लग जाता है। उसके आंखों में ज्यादा के आंसू बहते हैं। धन्यवाद मित्र, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारे जैसे दोस्त पाना असंभव है। तुमने अभी भी देर नहीं हुई मित्र। तुम अपना व्यापार फिर से खड़ा कर लो। पूंजी की व्यवस्था मैं कर दूंगा। नहीं मित्र, तुमने तो पहले ही मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, फिर नहीं। ऐसा क्या कहते हैं मित्र? मित्र ही तो मित्र के काम आता है। कर्ज ही समझ के ले लो। जब तुम्हारा व्यापार जम जाएगा तो वापस लौटा देना। इस तरह से हमारा नाटक फिजूल खर्ची का अंतिम दृश्य समाप्त होता है। अब मैं हमारे इस प्रस्तुतिकरण का सारांश प्रस्तुत करने के लिए इसी प्रिया गुरु को आमंत्रित करती हूँ। दोस्तों बोलो, मुंह के सामने रख, मुंह के सामने रख माइक को। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, भोजन और मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों, जैसा कि हम सब इस नाटक के माध्यम से देखा कि फिजूल खर्ची भी हमारे सुखों एवं
चिड़चिड़ापन का कारण है। यदि हम अपने खर्चों को आय यदि हम अपने खर्चों को आय के अनुसार व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। जैसा मणिलाल ने भी अपनी फिजूल खर्ची इतनी बढ़ा ली कि उसका पूरा व्यापार ही ठप पड़ गया। पर धनीलाल ने कोई फिजूल खर्ची नहीं की, इसलिए वह धनी एवं ही रहा। आशा करते हैं कि हमारा यह छोटा सा नाटक सबों को अच्छा लगा होगा। हमें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का दिन मंगलमय हो। हेलो, ऑल ऑफ यू, राधे राधे। आदरणीय प्रधानाचार्य सर, शिक्षकगण एवं शिक्षिकाएं एवं सभी छात्र एवं छात्राएं, इस नाटक में फिजूल खर्ची और विलासितापूर्ण जीवन के बारे में दर्शाया गया है। आज के भौतिक युग में खर्चा वैसे ही करना चाहिए जैसे आय होती है, लेकिन बहुत लोग व्यय के अनुसार खर्च तय करते हैं। कहने का अर्थ है कि वो जितना कमाते हैं उसको पानी की तरह बहा देते हैं। ऐसे में इकोनॉमिक्स में एक कथन है कि हायर द डिमांड लोअर द प्राइस, अर्थात मूल्य में वृद्धि हो तो वस्तु की खरीद में कमी हो जाती है। और इसीलिए हम लोग जानते हैं कि इस नाटक में यह बताया गया है कि हमें अपने समाज, अपने देश, अपने परिस्थिति काल के अनुसार को देखते हुए ही हमको खर्च करना चाहिए। कबीर जी ने भी बहुत ही अच्छा कथन उनका है, साईं इतना दीजिए जामे को तुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। कहने का अर्थ है कि अगर हम धन का उपार्जन करते हैं, नैतिक तरीके से करते हैं और एक व्यापारी व्यापार करता है, लेकिन इस नाटक में दो व्यापारी होते हैं, दोनों में परम मित्रता होती है। दोनों ही व्यापार का एम्पायर खड़ा करते हैं विदेश में जाकर, लेकिन एक ने फिजूल खर्ची के माध्यम से सारा व्यापार को ठप कर दिया, तो दूसरे साथी ने उसकी मदद कर पुनः व्यापार को खड़ा किया। कहने का अर्थ है इस नाटक में फिजूल खर्ची के अलावे, विलासितापूर्ण जीवन और फिजूल खर्ची के अलावे मित्रता की मित्र की क्या कर्तव्य होती है, मित्रता को कैसे स्थापित करना चाहिए, उसको भी दर्शाया गया है इस नाटक के माध्यम से। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि साधन सीमित है और मनुष्य की आवश्यकता अनंत है, उसको देखते हुए हमें कार्य को करना चाहिए। मैं अपनी वाणी को इतना ही कहकर विराम देता हूँ और सभी को धन्यवाद।